हेलो स्टूडेंट्स, केंद्रीय बैंक के बारे में जानना जरूरी है आपको। जब हम बैंकिंग प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, मुद्रा को पढ़ते हैं, व्यापारिक बैंक को पढ़ते हैं, तो मुद्रा से तमाम दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे व्यापारिक बैंक होते हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर नियंत्रण का होना जरूरी है। तो बैंकों के ऊपर भी एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों के क्रियाकलापों के ऊपर नज़र रखे, सभी बैंकों की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसके लिए दिशा निर्देश जारी करे, देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा का नियंत्रण करे। कहीं मुद्रा ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं कम तो नहीं होगा, कहीं नोट कम तो नहीं पड़ रहे हैं, नोट ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, लोग गलत काम तो नहीं करें। इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक ऐसी संस्था का होना ज़रूरी है जो सभी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों के ऊपर अपनी नज़र रखे, दिशा निर्देश जारी करे, रेगुलेट करे, कंट्रोल करें या फिर बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करें। और इसी के लिए अस्तित्व आया केंद्रीय बैंक का, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। केंद्रीय बैंक क्या है और इसका प्रमुख कार्य क्या है, समझ में आ गया? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है आपने, क्योंकि मुद्रा और बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो आगे हम जानते हैं दैट इज़ केंद्रीय बैंक क्या है, उसके अर्थ के बारे में और उसके कार्य के बारे में। जैसे कि हमको पता है, जब केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ते हैं तो आपको मन में आ जाना चाहिए कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है? तो उसका आपका आंसर होगा कि शक्तिकांत दास। कभी कभी एक नंबर में MCQ से पूछा जाता है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास आपका आंसर होना चाहिए, यही हमारे गवर्नर है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की बैंकिंग संस्था का सर्वोच्च बैंक होता है, जिसको बोलते हैं सुप्रीम बैंक। बैंकों का बैंक, बैंकों का राजा, बैंकों का बाप बोल सकते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, जो सभी बैंकों के ऊपर बैठा रहता है और सभी बैंकों के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है, दिशा निर्देश देता है। तो इसलिए RBI को या कि केंद्रीय बैंक को सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है, जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था की केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय बैंक देश का शिखर बैंक होता है, सबसे ऊपर होता है, जो पूरे मुद्रा बाजार को, मुद्रा की व्यवस्था को देखरेख करता है, उसको नियंत्रण करता है और सभी के लिए बैंकिंग व्यवस्था के रूप में जितने भी बैंक है उनके लिए मित्र के रूप में, दार्शनिक रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है और उनका नियमन और नियंत्रण करता है। यानी कि पूरे देश में मुद्रा से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ होती हैं वैधानिक रूप से, वो सब कुछ केंद्रीय बैंक के अधीन होता है, उनके नियंत्रण में होता है। अगर कुछ उनके नियंत्रण में नहीं हो रहा है मतलब वो इलीगल है। जैसे बाजार में बहुत सारे फेक ऐप चलते रहते हैं, मनी, पैसे दुगना करने के, ये वो। अगर कोई RBI के अंडर में नहीं है तो समझ लीजिए वो फेक है, वो लूटने वाले हैं, गैर कानूनी है। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक के बारे में बहुत सारे अलग अलग विद्वान इंस्टीट्यूट ऐसे जिन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा का नियमन करना होता है, जो अपनी अर्थव्यवस्था में मुद्रा से संबंधित नियंत्रण का कार्य करता है, नियमन रेगुलेट करने का काम करता है, उसे केंद्रीय। क्योंकि हर देश में मुद्रा से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार केवल एक ही बैंक को होता है, वो केंद्रीय बैंक को होता है। भारत में RBI के पास है। डिकॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक की मान्यता सामान्यतः उस बैंक को दी जाती है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है, जो टॉप में बैठ के संपूर्ण बैंकिंग गतिविधियों पर नज़र रखता है। सैमुअल्सन ने भी अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया है केंद्रीय बैंक के बारे में कि केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करने, राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित। कहने का मतलब साफ है, जैसा कि मैंने कहा, केंद्रीय बैंक पूरे बैंकिंग व्यवस्था का सर्वोच्च संस्था है, जो उस बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के बैंक हो, चाहे वो व्यापारिक बैंक हो, चाहे वो आपका ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो भूमि बैंक हो या किसी भी तरह का बैंक हो, ठीक है, उसके ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करती है।
अब इन सब को कार्य करते हुए इसके बारे में कह सकते हैं एक लाइन में, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की शीर्ष संस्थाएं हैं जो चलन और साख का विकास, नियमन और नियंत्रण, राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से कार्य करती है। आप इसके बारे में एक लाइन में लिख सकते हैं। बेसिकली आज का जो मेन पॉइंट है वो समझना है कि केंद्रीय बैंक के कार्य, लेकिन आपको पता है कि कुछ केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक नॉर्मल दोनों ही बैंक हैं, तो एग्ज़ाम में कभी कभी हमसे पूछा जाता है भाई दोनों बैंकों में कुछ अंतर तो होता होगा। बिल्कुल अंतर है। केंद्रीय बैंक एक ही होता है, व्यापारिक बैंक बहुत सारे होते हैं, तो उन दोनों के बीच में प्रमुख अंतर मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसको नोट करना है आपको और याद करना है। सबसे पहले है बैंकिंग व्यवस्था के स्थान के आधार पर केंद्रीय बैंक सर्वोच्च बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक अंश मात्र होता है। सरकार का बैंक, केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती हैं, जबकि व्यापारिक बैंक जनता के बैंक के रूप में कार्य करती हैं, सरकार के बैंक के रूप में नहीं। नोट का निर्गमन, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में अपने देश के लिए नोटों को जारी कर सकती है, जबकि व्यापारिक बैंक नोटों को जारी नहीं कर सकती। संख्या, किसी भी देश में केंद्रीय बैंक केवल एक ही होता है अमेरिका को छोड़ के, जहाँ पर केंद्रीय बैंक 13 के आसपास है, जबकि प्रत्येक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है और व्यापारिक बैंकों की संख्या हमेशा देश में अनगिनत होती है, ज़्यादा होती है। भारत में प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, सरकारी बैंक मिला के लगभग 50 या 60 के आसपास बैंक है, तो ये अनलिमिटेड हो सकते हैं। उद्देश्य, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होता है बैंकिंग व्यवस्था की भलाई के लिए काम करना, जिससे बैंकों का, सामान्य जनता का, सरकार का हित सुरक्षित रहे, जबकि व्यापारिक बैंकों के कार्य करने का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। नेक्स्ट है ऋण। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक का जो होता है ऋण लेने वाला वो आम ग्राहक होता है, आम जनता हो। तो नॉर्मली ये इसके बीच में अंतर है जिसके बारे में पढ़ना है। अब हमें मेन आना है, जो आज का टॉपिक है जो मुझे बताना है, केंद्रीय बैंक के कार्य। एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक जब बनाया जाता है तो उसको कुछ कार्य सौंपे जाते हैं। क्या कार्य है, जैसे मैम तो पता ही चल गया, केंद्रीय बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती हैं, उसका नियमन है, दिशा। तो इसके अलावा कुछ प्रमुख कार्य उनको स्पेसिफाई किया गया है केंद्रीय बैंक के लिए, जिसमें है नोटों का एकाधिकार, सरकार के बैंकर, एजेंट और वित्तीय परामर्शदाता का कार्य, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य, विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में कार्य, ऋण महाशोधन गृह का कार्य, साख नियंत्रण और इसके अलावा कोई भी छोटे छोटे कार्य और है, जैसे आंकड़े एकत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ देश के लिए संबंध स्थापित करना, बैंकों के सर्वेक्षण का कार्य करना, विकास गोष्ठी का आयोजन करना। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे तो दिमाग के अंदर ज़्यादा बातें आएंगी, क्योंकि एग्जाम में हमसे डिटेल में पूछा जाता है। जैसे केंद्रीय बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए, उल्लेख कीजिए। सबसे पहला कार्य होता है नोट निर्गमन का कार्य। देखिए, किसी भी देश में केंद्रीय बैंक को ही नोटों को जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। वही देश के लिए जितने भी नोट होते हैं, जैसे भारत में ₹10 के नोट, ₹20 के नोट, ठीक है, 100 रुपये के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, ये सारे नोट जो है RBI जो है छापती है और उनको जारी करती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सभी प्रकार के नोटों में एक रूपता आ सके, क्योंकि अगर नोटों में एक रूपता नहीं रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मान लीजिए व्यापारिक बैंक वाले अपने अपने नोट बना रहे हैं, तो जो RBI जो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले हैं वो ऑरेंज कलर के नोट छापेंगे, पंजाब नेशनल बैंक वाले जो है अपना फेवरेट कलर जो है रेड कलर का नोट छापेंगे, SBI वाले ब्लू कलर का नोट छापेंगे, एक्सिस बैंक वाले पर्पल कलर का नोट छापेंगे। इस प्रकार से हर किसी बैंक का डिज़ाइन, रंग सब अलग अलग हो जाएगा और देश में जो नोटों की अवस्था हो जाएगी, लोग किसको स्वीकार करें। तो सभी प्रकार के नोटों में एक रूपता बनाए रखने के लिए देश की शीर्ष संस्था यानी कि RBI यानी कि केंद्रीय बैंक के पास ये अधिकार होता है कि अपने देश के लिए वही नोटों को जारी करें। अब बात होती है इसके पीछे कुछ रीज़न है क्यों अधिकार दिए। पहले मुद्रा में एक रूपता आ जाती है, पत्र मुद्रा का नियंत्रण सरल हो जाता है क्योंकि एक ही जगह से सारे पैसे रिलीज होते हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कितने छप रहे हैं, इन सब के बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त हो जाती है।
केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इस देश की मुद्रा में जनता का विश्वास बढ़ जाता है क्योंकि एक रूपता होती है। सारे नोट, अगर आपके देखोगा आज के टाइम में जितने भी 100 रुपये के नोट आ रहे हैं वो पर्पल कलर टाइप में एक ही जैसे आ रहे हैं। कुछ पुराने नोट हालांकि चल रहे हैं, लेकिन नए नोट सारे एक रूप में। जो 500 के नोट है उनका साइज, रंग, रूप, डिज़ाइन सब एक जैसा है। 10 रुपये का नोटों का रंग, रूप सब एक जैसा है। ऐसा इसलिए ताकि लोग अपने करेंसी के ऊपर विश्वास रख सकें। केंद्रीय बैंक चलन की मात्रा को नियंत्रित रख सके, आसानी से कितना इकोनॉमी पैसा चल रहा है उसकी काउंटिंग कर सकें। केंद्रीय बैंक मुद्रा की आंतरिक और बाह्य कीमतों को स्थिरता बनाए रखने के लिए भी नोटों को खुद जारी करती हैं, इसलिए एक ही जगह से नोटों को जारी करना सही रहता है। दूसरा कार्य है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य। देखिए, जिस प्रकार से व्यापारिक बैंक हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए कार्य करते हैं, हमारे पैसे को जमा करती हैं, जब चाहे हम निकालते हैं, लोन की ज़रूरत है लोन वापस ले लेते हैं, उनसे लेते हैं, तो इसी प्रकार से केंद्रीय बैंक देश की सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों के लिए बैंक के रूप में कार्य करती हैं। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय सरकार का कोई भी पैसा उनके पास आता है, टैक्स के रूप में आता है, वो सब केंद्रीय बैंक में जमा होता है। कोई पैसा डेवलपमेंट के लिए कहीं जा रहा है तो केंद्रीय बैंक से ही जाता है। तो केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करती हैं। और सरकार को वित्तीय रूप में किसी प्रकार की सहायता चाहिए वो केंद्रीय बैंक के थ्रू उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा है बैंकों का बैंक। प्रत्येक व्यापारिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक एक बैंक है। व्यापारिक बैंकों से पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से ले लेती हैं। व्यापारिक बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है, आरबीआई के पास जमा कर दिया जाता है। आरबीआई उनके ऊपर नियंत्रण करती हैं, उनके लिए नियम लागू करती हैं, उनके लिए दिशा निर्देश जारी करती हैं, उनको नियंत्रित करती हैं। यानी कि पूरे बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कमर्शियल बैंक्स आते हैं, व्यापारिक बैंक आते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको दिशा निर्देश करने के लिए केंद्रीय बैंक उपस्थित होता है। इसलिए बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है केंद्रीय बैंक को। इसके अलावा अंतिम ऋणदाता। देखिए, व्यापारिक बैंकों को अपना बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपने ग्राहकों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, फंड की। तो ये व्यापारिक बैंक सबसे पहले तो अपने आसपास से अपने फंड की व्यवस्था करती है। कहीं से भी व्यापारिक बैंकों को अगर फंड नहीं मिलता है तो अंतिम रूप से वो केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं। केंद्रीय बैंक को वो उनको फंड देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक का ये उत्तरदायित्व है। क्योंकि केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंक से पहले उनकी जमाओं का एक हिस्सा अपने पास जमा करके रखती है, तो ये उनका दायित्व है कि जब उनको आवश्यकता पड़ेगी तब देना भी तो पड़ेगा। इसलिए केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता बोलते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से व्यापारिक बैंक वही जाते हैं कि भाई अब कहीं से भी नहीं हो पा रहा, आप दो, तो आरबीआई दे देती है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। एक देश, मान लीजिए इंडिया का, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है लेन देन होता है, तो यहाँ पर जब लेन देन होता है तो इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो बदले में पेमेंट करना पड़ता है, जैसे डॉलर का, यूरो का, रुपीस का आना जाना लेन देन। तो इन सभी विदेशी करेंसियों का नियंत्रण करना, लेखा जोखा करना, नियमन करना, ये केंद्रीय बैंक के अधीन होता है। और केंद्रीय बैंक की द्वारा ही यहाँ पर जो दर होता है, नियंत्रण होता है, जो संरक्षण होता है, कोषों का निर्माण होता है, वो किया जाता है। समाशोधन ग्रहों का कार्य। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, एक बैंकों का दूसरे बैंक के साथ किए गए लेन देन, क्योंकि मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसों की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने पीएनबी से ले लिया 500 करोड़, ठीक है, कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। तो इस प्रकार से एक बैंक दूसरे बैंक के साथ, एक बैंक के द्वारा दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ फाइनेंशियली लेन देन चलता रहता है, और इन दोनों के बीच में इस लेन देन को सेटल कराना, भुगतान कराना, ठीक है ना, बिल क्लियर करने का काम जो है केंद्रीय बैंक का ही होता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक देश में व्यापारिक बैंक द्वारा किए जाने वाले साख के निर्माण की गति को नियंत्रित करती हैं, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि व्यापारिक बैंक देश में साख का निर्माण करती है, जो पैसा उनके पास आता है वो कई गुना बढ़ा देने का कार्य करती है। तो इसी को नियंत्रित करने का काम केंद्रीय बैंक का होता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पैसे का फ्लो होता है तो लोगों की इनकम बढ़ जाती है, इससे धीरे धीरे महंगाई आ जाती है, तो उस महंगाई को कंट्रोल करना है, या फिर इकोनॉमी में मंदी आ जाती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, इकोनॉमी पैसे का फ्लो बढ़ाना है, ये सब केंद्रीय बैंकों की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी है जो केंद्रीय बैंक को करना पड़ता है।
जैसे आंकड़ों का संग्रहण करना अर्थव्यवस्था के लिए और उन आंकड़ों को प्रकाशित करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए उसके साथ देश के प्रतिनिधि के रूप में काम करना। कहीं पर भी कोई भी वित्तीय लेन देन होता है, वित्तीय क्रियाकलाप होता है, तो आरबीआई के साथ ही वो लेन देन होता है दूसरे घंटे के साथ, जो कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। विनियोग हेतु प्रबंध करना, आर्थिक समस्याओं के लिए संबंधित कार्य करना, और लोगों का जो पैसा होता है, जो जमा करता होता है, उनकी हितों की सुरक्षा करना भी आरबीआई का ही कार्य है। तो ये रहा आपके केंद्रीय बैंक के तमाम कार्य। किसी भी कार्य में कहीं पर भी कोई समस्या आए, फिलहाल मैंने कोशिश की आपको वेल नोट देने का, उस नोट के थ्रू आप अपने जो है सारा काम करतीएगा, नोटबुक में लिखिएगा। कहीं पर भी डाउट होता है ना, मैं हूँ अपने डाउट को पूछने के लिए, कहीं पर भी बिल्कुल भी हिचक मत रखिएगा, पूछिए। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप किसी भी तरीके से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बेटा।